नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध भारत के औपनिवेशिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। ब्रिटेन कमजोर हो रहा था और इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के तेवर और तीखे होते जा रहे थे। आज हम देखेंगे कि इस दौरान मतलब 1939 से 46 के बीच रियासतों ने क्या किया, ब्रिटिश नीतियों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और हाँ, कैबिनेट मिशन योजना ने उन्हें कैसे साधने की कोशिश की, जो कि खैर पूरी तरह सफल नहीं हुई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1939 से। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और भारत को बिना पूछे इसमें झोंक दिया गया था। वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो, उनका क्या रुख था इस माहौल में? हाँ, तो लिनलिथगो ने फिर वही बात दोहराई कि डोमिनेंट स्टेटस, आप जानते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन, वही भारत की प्रगति का स्वाभाविक परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाई युद्ध के बाद हम 1935 के एक्ट में बदलाव पर बात करेंगे, सबसे सलाह लेंगे, समुदाय, पार्टियां, रियासतें, सबसे, और युद्ध के लिए एक सलाहकार समूह बनाने का भी सुझाव दिया। लेकिन क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग इससे खुश थे? मुझे तो नहीं लगता। युद्ध में भारत को शामिल करने पर उनकी नाराजगी तो साफ थी। बिल्कुल नहीं। दोनों ने कहा कि ये काफी नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने तो गुस्से में 7 प्रांतों में इस्तीफे भी दे दिए। और इसी माहौल में जो रियासतों का अपना मंच था, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, वो भी सक्रिय हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, हम युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे, मगर हमारी भी शर्तें हैं। हाँ, वो शर्तें अहम थीं। वो चाहते थे कि भाई आगे जो भी संविधान बने उसमें हमारी स्वायत्ता, हमारे अधिकार वो सुरक्षित रहें। साफ कहा कि हमारी मर्जी के बिना हमारे अधिकारों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सही बात है। और ये तो बस शुरुआत थी। 1940 आते आते माहौल और, आप कह सकते हैं, विस्फोटक हो गया। जनवरी में जिन्ना साहब ने ऐलान कर दिया हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र, और फिर बस 3 महीने बाद मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और वहां खुलकर मांग रखी गई एक अलग आजाद पाकिस्तान राज्य की। इस मांग ने तो जैसे पूरी राजनीति की दिशा ही बदल दी। अब हर बातचीत के केंद्र में ये बंटवारे का सवाल आ गया। तो इस बढ़ते दबाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया? देखिए, युद्ध में ब्रिटेन की हालत खासकर यूरोप में पतली हो रही थी। तो अगस्त 1940 में लिनलिथगो एक नया प्रस्ताव लाए, जिसे अगस्त ऑफर कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और भारतीय सदस्य लेंगे और एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि भी होंगे। और हाँ, युद्ध के बाद भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख तत्वों के नुमाइंदे मिलकर नया संविधान बनाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच था, है ना? एक शर्त जुड़ी हुई थी। शक्तिशाली तत्व सीधे सीधे नकार दें। मतलब एक तरह से मुस्लिम लीग को वीटो पावर दे दी गई थी। तो फिर नतीजा क्या हुआ इस ऑफर का? स्वीकार हुआ? नहीं, कहा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी चाहिए थी, और लीग को पाकिस्तान की साफ गारंटी चाहिए थी, जो इसमें नहीं थी। हाँ, हालांकि प्रस्ताव तो ठुकरा दिए गए, पर सरकार ने एक काम किया। जुलाई 1941 में वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय सदस्य 3 से बढ़ाकर 8 कर दिए। मतलब प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा बदलाव किया गया। और फिर अंतर्राष्ट्रीय हालात बदले। दिसंबर 1941 जापान युद्ध में कूद पड़ा। फिर सिंगापुर गया, रंगून गया। हाँ, फरवरी मार्च 1942 में ये जो हुआ, उसने भारत को सीधे युद्ध के दरवाजे पर ला खड़ा किया। अब ब्रिटेन पर जबरदस्त दबाव था कि भारत का ये जो राजनीतिक गतिरोध है, इसे तो तोड़ा जाए। युद्ध के लिए पूरा समर्थन चाहिए था उन्हें। और शायद इसी दबाव का नतीजा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का मिशन। मार्च 1942 में चर्चिल ने भेजा था उन्हें भारतीय जीवन की सभी ताकतों को एकजुट करने के मिशन पर। बिल्कुल। क्रिप्स एक ड्राफ्ट घोषणा लेकर आए थे और शर्त थी, या तो पूरा लो या पूरा छोड़ो, टेक इट और लीव इट वाली बात। इसके 2 मुख्य हिस्से थे। पहला, युद्ध के बाद का प्लान। एक संविधान बनाने वाली सभा बनेगी जो नया भारतीय संघ बनाएगी। इस संघ को मिलेगा पूरा डोमिनियन स्टेटस, और खास बात, उसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी हक होगा। और इसमें प्रांतों और रियासतों के लिए क्या था? यहाँ मामला थोड़ा और उलझता है ना? हाँ, उलझता है। प्रस्ताव में था कि जो प्रांत नए संविधान को नहीं मानना चाहते, वो अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रख सकते हैं, और चाहें तो बाद में इसी तरह की प्रक्रिया से अपना अलग संविधान बना लें। एक तरह से पाकिस्तान की मांग का दरवाजा खोल दिया गया था। रियासतों के लिए कहा गया कि वो चाहें तो नए संविधान में शामिल हों या ना हों, लेकिन उनकी जो मौजूदा संधियां हैं ब्रिटेन के साथ, उन पर दोबारा बात करनी होगी, और उन्हें अपनी आबादी के हिसाब से संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने थे।
यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो यकीनन रियासतों के शासकों के दिमाग में घूम रहा होगा वो था पैरामाउंसी का। मतलब वो सर्वोच्च सत्ता जिसके तहत ब्रिटिश क्राउन उनकी रक्षा करता था, उनके बाहरी मामले देखता था, उसका क्या होगा? हाँ, ये सबसे अहम सवाल था उनके लिए। क्रिप्स ने साफ किया कि ब्रिटिश सरकार पैरामाउंसी किसी भारतीय पार्टी को नहीं देगी। जो रियासतें संघ में शामिल होंगी उनके लिए पैरामाउंसी खत्म, लेकिन जो रियासतें शामिल नहीं होंगी उनके लिए ब्रिटिश क्राउन के साथ उनके संबंध वैसे ही जारी रहेंगे। मतलब उनके लिए पैरामाउंसी बनी रहेगी। अच्छा, तो मतलब अगर कोई रियासत नए भारत में शामिल न हो तो वो ब्रिटिश संरक्षण में बनी रहेगी। और क्या ऐसी रियासतें जो शामिल नहीं हो रही हैं वो मिलकर अपना अलग संघ बना सकती थीं? हाँ, शासकों ने यह सवाल पूछा भी। क्रिप्स ने निजी तौर पर तो कहा कि भाई मुझे इसमें कोई सैद्धांतिक दिक्कत नहीं दिखती, पर कोई पक्का वादा नहीं कर सके वो। उन्होंने शासकों को सलाह दी कि ब्रिटिश भारत की बड़ी पार्टियों से बात करें और छोटी रियासतों को आपस में मिलकर संघ बनाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अंत में हुआ क्या? मिशन तो फेल हो गया। हाँ, फेल हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अलग अलग वजहों से इसे नामंजूर कर दिया। कांग्रेस को प्रांतों को अलग होने का अधिकार देना और रक्षा मंत्रालय पर फौरन कंट्रोल न मिलना पसंद नहीं आया। लीग को पाकिस्तान का साफ आश्वासन नहीं मिला। और मजे की बात यह है, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, कि जब पता चला कि मिशन फेल हो गया है तो रियासतों के शासकों ने, कहते हैं, लगभग राहत की सांस ली। राहत की सांस, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्हें राहत क्यों मिली? क्या वो बदलाव से इतना डर रहे थे? शायद हाँ, हो सकता है। उन्हें लगा कि अगर समझौता हो जाता तो फौरन मुश्किल फैसले लेने पड़ते। संघ में जाएं या ना जाएं, अपनी प्रजा को अधिकार देने का दबाव बढ़ता। मिशन फेल होने से उन्हें थोड़ा और वक्त मिल गया, है ना, स्टेटस को बनाए रखने का। एक रियासत के प्रधानमंत्री ने तो कहा भी, मुझे निजी तौर पर लगता है कि हम बाल बाल बच गए। इससे उनकी सोच का अंदाजा लगता है। तो क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया उसके बाद रियासतों, खासकर जो छोटी रियासतें थीं, उनका भविष्य तो और धुंधला हो गया होगा। बिल्कुल। शासकों में चिंता बढ़ गई। उन्होंने सरकार से पूछा कि भई हमारी स्थिति क्या है। तो जवाब में जनवरी 1943 में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, जो रियासतों के मामले देखता था, उसने आश्वासन दिया। कहा कि आपकी संधियों और सनदों के तहत जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे बाहरी हमले या अंदरूनी गड़बड़ी से आपकी सुरक्षा, वो जारी रहेंगी। ये ब्रिटिश नीति का हिस्सा है। लेकिन क्या ये आश्वासन उस वक्त काफी थे जब पूरा देश एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा था? और उस विचार का क्या हुआ कि जो रियासतें शामिल नहीं होना चाहती वो अपना अलग संघ बना ले? वो विचार ज्यादा चला नहीं। हाँ, लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने शुरू में सोचा इस बारे में, लेकिन वायसराय लिनलिथगो ने इसे प्रैक्टिकल नहीं माना। कहा कि ये व्यवहारिक राजनीति नहीं है, इस पर वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। उनका तर्क था कि छोटी रियासतों के पास ना पैसा है, ना ट्रेंड ऑफिसर हैं जो संघीय कानून लागू कर सकें, और ब्रिटिश भारत से जो राजनीतिक आंदोलन उठेंगे उनका सामना भी वो नहीं कर पाएंगी। तो फिर इन छोटी, मतलब अव्यवहारिक रियासतों का क्या हल सोचा गया? उनका भविष्य क्या दिख रहा था? दो मुख्य आइडियाज हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि इनका प्रशासन सीधे वाइसरॉय के अंडर ले आओ और बाद में ब्रिटिश भारत में मिला दो। लेकिन लिनलिथगो का झुकाव दूसरी तरफ था। वो चाहते थे प्रशासनिक विलय या एकीकरण। मतलब या तो छोटी रियासत को बगल की बड़ी रियासत के साथ प्रशासनिक तौर पे जोड़ दो, या कई छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी प्रशासनिक यूनिट बना दो। और इसी सोच का नतीजा थी 1943 की वो अटैचमेंट स्कीम। हाँ, बिल्कुल। इसी स्कीम के तहत काठियावाड़ और गुजरात की कई छोटी, कम अधिकारों वाली रियासतें और जागीरें, उनको पास की बड़ी रियासतों से, जैसे बड़ौदा, नवानगर वगैरह से, प्रशासनिक रूप से अटैच कर दिया गया। ये एक तरह से इशारा था कि ब्रिटिश सरकार अब छोटी रियासतों को अलग बनाए रखने के मूड में नहीं है, कम से कम प्रशासन के मामले में। कुशलता बढ़ानी थी उन्हें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे युद्ध मित्र राष्ट्रों के पक्ष में जाने लगा, 1944-45 के आसपास भारत के संवैधानिक भविष्य पर फिर से फोकस आ गया। और इस दौर में रियासतों की आवाज बनकर उभरे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान। हाँ, बिल्कुल। 1944 में जब वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने, तो उन्होंने उस संस्था में, कह सकते हैं, एक नई जान फूंक दी। उनका एक बड़ा लक्ष्य था रियासतों को भारतीय राजनीति में एक तीसरी ताकत के रूप में स्थापित करना। वो चाहते थे कि एक ढीला ढाला संघ बने, केंद्र के पास बहुत कम शक्तियां हों और बाकी सारी शक्तियां राज्यों के पास, मतलब रियासतों और प्रांतों के पास। उनका मानना था कि इससे रियासतों की अहमियत बनी रहेगी
और वो बटी हुई कांग्रेस और लीग के बीच संतुलन साध सकेंगी। तीसरी ताकत सुनने में तो दिलचस्प लगता है, पर क्या ये उस समय वाकई मुमकिन था जब कांग्रेस और लीग दो इतने बड़े ध्रुव बन चुके थे? देखिए, भोपाल नवाब की सोच यही थी कि अगर रियासतें एकजुट हो जाएं तो वो एक मजबूत ब्लॉक बन सकती हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने नवंबर 1944 में चैम्बर में एक प्रस्ताव पास करवाया। उसमें जोर दिया गया कि रियासतों का जो सीधा रिश्ता क्राउन से है और पैरामाउंट की जो शक्तियां क्राउन के पास हैं, वो रियासतों की मर्जी के बिना किसी तीसरी पार्टी को, यानी भविष्य की भारतीय सरकार को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इस पर वाइसराय वेविल की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने ये मांग मानी? शुरू में तो वाइसराय वेविल ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रियासतों की स्टैंडिंग कमेटी ने इस्तीफे की धमकी दे दी तो वेविल थोड़ा नरम पड़े। उन्हें शांत करने के लिए जून 1945 में उन्होंने एक आश्वासन दिया। कहा कि हाँ, भविष्य में आपकी सहमति के बिना क्राउन के साथ आपके संबंधों का हस्तांतरण किसी और को नहीं होगा। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने इस्तीफे वापस ले लिए। लेकिन ये आश्वासन कितने टिकने वाले थे, खासकर तब जब ब्रिटेन में सरकार बदल गई, लेबर पार्टी आ गई सत्ता में, जो भारत की आजादी को लेकर ज्यादा गंभीर थी? बिल्कुल सही सवाल है। सितंबर 1945 में लेबर सरकार आने के बाद लॉर्ड वेविल ने ऐलान किया कि जल्द ही एक संविधान बनाने वाली सभा बुलाई जाएगी। और उस ऐलान में खास तौर पे कहा गया, भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो संविधान निर्माण निकाय में किस तरह से सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा सकते हैं। इस घोषणा ने फौरन एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि रियासतों की तरफ से बात कौन करेगा, शासक खुद या जनता के चुने हुए नुमाइंदे? ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था, प्रतिनिधित्व सिर्फ जनता के चुने हुए लोग ही कर सकते हैं, वो भी बालिग मताधिकार के आधार पर। दूसरी तरफ कई शासक अड़े थे कि भाई संधियां हमारे पुरखों से हुई हैं, सत्ता हमारे पास है, तो प्रतिनिधित्व का हक भी हमारा है। ये एक और गांठ थी जो आगे की बातचीत में उलझन पैदा करने वाली थी। क्लेमेंट एटली की लेबर सरकार ने भेजा था ये हाई लेवल डेलीगेशन। इनके पास भारत के भविष्य के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव थे। इन्होंने रियासतों के मसले को कैसे देखा, खासकर पैरामाउंट्सी को लेकर? कैबिनेट मिशन ने भारत के सभी प्रमुख पक्षों से लंबी बातचीत की, कांग्रेस, लीग और रियासतों से भी। मार्च 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद में कहा भी था कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय नेता खुद ही इन अलग अलग हिस्सों को, यानी ब्रिटिश भारत और रियासती भारत को, एक साथ लाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। रियासतों ने मिशन के सामने क्या मुद्दे रखे? जाहिर है सैकड़ों रियासतें थीं, सबके विचार एक जैसे तो नहीं होंगे। काफी अलग अलग बातें थीं। भोपाल के नवाब जो चांसलर थे, उन्होंने रियासतों की तरफ से बात रखते हुए कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा संप्रभुता चाहिए। उन्होंने फिर वही ढीले ढाले संघ की बात की और दोहराया कि पैरामाउंटेंसी किसी भारतीय सरकार को ट्रांसफर न की जाए। उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही कि अगर भारत बढ़ता है और दो देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान, तो रियासतों को मिलाकर कोई तीसरा भारत बनाने की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और बाकी रियासतों की आम मांगें क्या थीं मोटे तौर पे? आपस में मिलकर अपना एक परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन बनाने का अधिकार हो और उनके अंदरूनी मामलों में कोई दखल ना दे। कुछ छोटी रियासतें जैसे दुर्गापुर और कुछ बड़े राज्य जैसे त्रावणकोर भी ये मानते थे कि राज्यों को बड़ी इकाइयों में संगठित होना चाहिए। और हैदराबाद जैसी सबसे बड़ी रियासत, वो तो पूरी तरह आज़ाद रहना चाहती थी। साथ ही वो इलाके वापस मांग रही थी जो उसने कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, और समुद्र तक पहुंच भी चाहिए थी उसे, शायद गोवा के रास्ते। लेकिन हाँ, कुछ अलग आवाजें भी थीं, जैसे जयपुर के दीवान थे सर मिर्जा इस्माइल। उनकी प्राथमिकता थी कि किसी तरह कांग्रेस और लीग में समझौता हो जाए और जो शासक वंश हैं वो बच जाएं, क्योंकि वो उन्हें भारतीय संस्कृति का संरक्षक मानते थे। इसी दौरान पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के जो सलाहकार थे सर कॉनराड कोरफील्ड, उन्होंने शासकों को एक बड़ी अहम सलाह दी जिसका असर उनकी रणनीति पर पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। जून 1946 में कोरफील्ड ने शासकों से कहा कि देखो, कैबिनेट मिशन ने जो पैरामाउंट्सी खत्म करने की बात कही है, उससे आप लोग सबसे अच्छी सौदेबाजी की स्थिति में आ गए हैं। उनका तर्क था कि जब ब्रिटिश राज हटेगा तो पैरामाउंट्सी अपने आप खत्म हो जाएगी, तब आप तकनीकी रूप से आज़ाद हो जाएंगे। तो इस स्थिति का फायदा उठाओ और भारत या पाकिस्तान, जिसके भी साथ जुड़ो, अपनी शर्तों पर जुड़ो। उन्होंने कहा कि आप लोग मिलकर एक बातचीत करने वाली कमेटी बनाओ जिसका जनादेश साफ हो, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, राजाओं के आपसी झगड़े बातचीत से बाहर रहेंगे, और कोई भी समझौता हर रियासत अलग अलग मंजूर करेगी। और आखिरकार चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्टैंडिंग कमेटी ने कैबिनेट मिशन योजना पर क्या फैसला किया?
10 जून 1946 को स्टैंडिंग कमेटी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि हाँ, ये भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ज़रूरी व्यवस्था है और आगे बातचीत के लिए एक ठीक-ठाक आधार भी है। उन्होंने पैरामाउंसी खत्म होने की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि भाई जब तक सत्ता ट्रांसफर नहीं होती, उस बीच के समय के लिए कुछ इंतजाम करने होंगे। और कई अहम मुद्दे अभी भी बातचीत के लिए खुले हैं, जिन पर सफाई चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने ब्रिटिश भारत की संविधान सभा से बातचीत करने के लिए एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाने का फैसला किया। तो हमने देखा कि कैसे 1939 से 1946 तक के ये जो 7 साल थे, इनमें रियासतें एक अजीब सफ़र से गुजरी। पहले वो ब्रिटिश छत्रछाया में अपने अधिकार बचाने में लगी थीं, और फिर अचानक उन्हें एक ऐसे भविष्य का सामना करना पड़ा जहां वो छत्रछाया ही हटने वाली थी। पैरामाउंसी का खत्म होना उनके लिए, कह सकते हैं, एक दो-धारी तलवार थी। एक तरफ आज़ादी का मौका, तो दूसरी तरफ सदियों पुराना सुरक्षा कवच हट रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उनके लिए इतिहास का एक चौराहा था। कैबिनेट मिशन ने बातचीत का एक फ्रेमवर्क तो दे दिया, लेकिन अब गेंद काफी हद तक रियासतों के पाले में थी। हर एक रियासत, चाहे वो कश्मीर जितनी बड़ी हो या कोई छोटी सी जागीर, सबके सामने अब वजूद का सवाल था। भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले, या आज़ादी का खतरा मोड़ लें। उनकी अपनी ताकत, उनकी लोकेशन, उनकी अंदरूनी राजनीति, जनता क्या चाहती है, और हाँ, उनके शासकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं और समझदारी, ये सब मिलकर तय करने वाले थे कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा। वाकई ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि उस अनिश्चितता, उस उथल-पुथल के माहौल में उन सैकड़ों शासकों के मन में क्या चल रहा होगा। इतिहास ने उन्हें अपनी रियासत, अपनी प्रजा की किस्मत का फैसला करने का एक ऐसा मौका दिया था, या शायद मजबूरी, जो पहले कभी नहीं मिला था। क्या वो वक्त की नब्ज पहचान पाए, या अतीत में ही उलझे रहे? उनके फैसलों ने ही तो आखिरकार आधुनिक भारत के नक्शे को वो शक्ल दी जिसे आज हम देखते हैं। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।